तो अब बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब इसमें आपको बोला जा रहा है फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। ठीक है, तो फील्ड किसकी वजह से, तो फील्ड एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है या थ्रेड कह सकते हैं आप। तो ये हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर यहाँ ले लिया जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लीजिए हमने चार्ज बताया, चार्ज बॉडी बताई है उसने, इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड लिया हुआ है। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ समझिए स्टूडेंट, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि ये यहाँ से सीधा आसमान पे जा रहा है और यहाँ से सीधा ज़मीन के अंदर जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर दिस एज अ पॉइंट। तो ये पॉइंट से ये वाले डिस्टेंस का, ये जो डिस्टेंस है जिसे हमने r मान लिया, ये डिस्टेंस इस वायर की डायमेंशन से बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है इस वायर की डायमेंशन, ये जो पॉइंट का जो डिस्टेंस है इससे काफ़ी ज़्यादा है। डायमेंशन ऑफ वायर इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वायर। तो इस केस में अभी हम लोग फील्ड निकालने वाले हैं ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा आपको बताया गया है कि इस वायर की जो चार्ज डेंसिटी है लीनियर, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होती है वो यहाँ दे रखी है आपको। तो हम इसे लिख देते हैं इस तरीके से। ओके, तो यहाँ हमने लैम्बडा दे रखा है आपको, इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये दिया हुआ है डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ हमने लिख दिया। अब आगे की बात, तो इसको भी हम लोग इसमें हम लोग गॉस का यूज़ करेंगे, गॉस का लॉ अप्लाई करेंगे। इसके लिए गॉस के लॉ के लिए हमें एक एनक्लोज सरफेस चाहिए, तो हम इस केस में एक एनक्लोज सरफेस बनाएंगे। अब ये जो एनक्लोज सरफेस जो हमारा होगा स्टूडेंट, वो इस पॉइंट से पास कर लेते हैं, ऐसे इस पॉइंट से पास करते हुए एक एनक्लोज सरफेस बना रहे हैं जो कि सिमेट्रिक हो इस चार्ज पे। तो हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस ही लिया है जो कि इस चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल है, बिकॉज हमने पढ़ा था ना गॉस थ्योरम जो एप्लीकेबल है हर जगह पे, लेकिन अगर वो हर केस में अगर उसे यूज़ करना है तो हमें कुछ चीज़ें समझनी होती है कि एक सिमेट्रिक सरफेस इस चार्ज के अबाउट बनाना पड़ता है, जैसे गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। अब ये जो गॉसियन सरफेस है ये एक सिलेंडर है जिसमें हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो दिया हुआ है L। हमने मान लिया कि सिलेंडर का जो लेंथ है वो L इज़ द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर। ओके, अब सवाल ये है कि अब हम लोग यहाँ गॉस का लॉ अप्लाई करेंगे और फील्ड निकाल लेंगे। गॉस का लॉ क्या कहता है, तो गॉस लॉ कहता है कि द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू नेट फ्लक्स। अब यहाँ से जो भी नेट फ्लक्स निकलेगा थ्रू द सरफेसेस, अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर के पास कितनी सरफेसेस है तो थोड़ा सा वो भी ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिलेंडर के पास देखिए एक तो ये कर्व सरफेस है जिसे मैं पहला बोलूँगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ये ऊपर वाला सरफेस है सर्कुलर सरफेस, इसे मैं सेकंड सरफेस मान लेता हूँ। और उसी तरीके से नीचे का एक सर्कुलर सरफेस है जिसे मैं थर्ड सरफेस मान लेता हूँ। यहाँ पे तो हमारे पास जो है 3 सरफेसेस है। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है स्टूडेंट वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकल रही है। अब पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकल रही है तो इधर से इधर निकलेगी, इधर से इधर निकलेगी, इधर से इधर निकलेगी। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। अब ये 3 डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इधर से भी तो निकल रही होगी, इधर भी निकल रही होगी, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशन की अगर बात करें तो बाहर इस तरीके से निकल रही होगी सिलेंडर के, इसके बैक साइड से भी ऐसी जा रही होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स बाहर की ओर निकल रही होती है। हम मान लेते हैं कि सिलेंडर के अंदर जो चार्ज होल्ड किया जा रहा है इस थ्रेड, ये सिलेंडर एक एनक्लोज सरफेस है जिसे आप एक गॉसियन सरफेस कह सकते हैं। इसके अंदर जो चार्ज होल्ड किया हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं Q नाम का चार्ज इस सरफेस के अंदर होल्ड किया हुआ है इसने,
ठीक है, ये बाहर का चार्ज नहीं आएगा, ये इस सरफेस ने जितना चार्ज होल्ड किया हुआ है उसे हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज का जो इक्विवेलेंट हमने लिया हुआ है, जितना चार्ज है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्यू मान लिया हमने। ठीक है, तो इतनी लेंथ पे, ये जो लेंथ दिख रही है आपको, एल लेंथ जो दिख रही है सिलेंडर की लेंथ जो है, इतनी लेंथ पे, इस वायर की इतनी लेंथ पे जो चार्ज है उतना चार्ज इस सरफेस के अंदर है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा सरफेस यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। इस सरफेस को हम लोग नाम दे देते हैं DS1, सरफेस है DS1, ये सरफेस है। उसी तरीके से ये एक दूसरा, ये कर्व सरफेस का दिया हुआ है, क्लियर। उसी तरीके से यहाँ की बात कर लेंगे, यहाँ पे भी एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं, DS2 ले लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं जिसे कहेंगे हम लोग DS3। ओके, अब इन सरफेसेस से एरिया वेक्टर को बाहर लेंगे, नॉर्मली बाहर लेके आते हैं, जैसे मैं यहाँ DA कह रहा हूँ, तो ये एरिया वेक्टर नॉर्मली बाहर आ रहा है। इस सरफेस से भी, ऊपर वाली सरफेस से भी एरिया वेक्टर बिल्कुल नॉर्मली ऊपर आएगा इस तरीके से, जिसे मैं DA कहूँगा। उसी तरीके से इस सरफेस से भी एरिया वेक्टर नॉर्मली नीचे आएगा, जिसे मैं DA कहूँगा यहाँ पे, इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से बना लिया। अब यहाँ जरा देखिए कि यहाँ पे जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर आएगी, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही है। अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे एज पर गॉस लॉ नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स, हमारे पास कितनी सरफेस है, तो नेट फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स is equal to sum of all the flux through all the surfaces। तो नेट फ्लक्स जो होगा वो मैं कहूँगा, यहाँ कर्व सरफेस का फ्लक्स जो रहेगा वो φ1 ले लेते हैं, ऊपर वाली सर्कुलर सरफेस का फ्लक्स ले लेंगे φ2 और नीचे वाली सर्कुलर सरफेस का फ्लक्स ले लेंगे φ3। अगर इन सारे फ्लक्स को जोड़ दिया तो आपको यहाँ पे नेट फ्लक्स निकल आएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो अब देखिए φ1 कितना होगा, तो आप देख पा रहे होंगे φ1 इज द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस के ऊपर से जो फ्लक्स सामने निकल आ रहा है वो है ये। क्लियर हो रही बात। तो ये है वो फ्लक्स जो कि कर्व सरफेस से बाहर निकल आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स इसके φ1 क्या हो सकता है, तो हमने पढ़ा है कि φ1 जो है वो हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन है वो। तो क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन में कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ई हर जगह पे कांस्टेंट होगी, सेम सिमेट्रिक सरफेस है, ई इंटू डी ए कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच का कॉस एंगल, थीटा की वैल्यू यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा यहाँ आ जाएगा आपका 0। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस सरफेस पे थीटा की वैल्यू आ रही है 90 और इस केस में नीचे वाली सरफेस के केस में थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0 प्लस φ2 की अगर बात करें तो फिर आप लिखेंगे ई डी ए कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस φ3 की अगर बात करते हैं तो इसमें भी हम लिखेंगे φ3 की भी बात करते हैं तो इसमें भी हम लिखने जा रहे हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस ऑफ 90। अब कॉस ऑफ 90 तो 0 होता है स्टूडेंट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस के कारण फ्लक्स आएगा, तो वो हम लोग लिख लेंगे ई डी ए कॉस ऑफ 0 इज 1। तो हमने ऐसे लिख दिया, बाकी के तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 0 प्लस 0। तो इस केस में आ जाएगा ई तो कांस्टेंट रहेगा, उसे बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा DA। अब ये DA है कितना, अब ये DA है कितना, ये है भाई टोटल फ्लक्स, थोड़ा सा ध्यान रखिए, दिस इज द नेट फ्लक्स। तो ये DA है कितना, तो थोड़ा सा इस डायग्राम की तरफ फिर आप आ सकते हैं। DA निकालना है
तो क्या मैं कह सकता हूँ ये सिलेंडर का सरफेस है, कर्व सरफेस, उसका एरिया निकालना है। ऐसे छोटे छोटे एरिया जोड़ के पूरा कर्व सरफेस फॉर्म होता है। तो हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट विल बी द एरिया। तो यहाँ पे ऐसा छोटे छोटे डी को अगर आपने जोड़ते चले गए पूरे कर्व सरफेस पे, तो आपको जो एरिया मिलेगा वो हो जाएगा E इंटू 2 पाई। अच्छा, इस सर्कुलर सरफेस का हमने रेडियस देखो क्या लेके रखा है, r के बराबर लेके रखा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे r, 2 पाई r हो गया। ये देखिए 2 पाई r, आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ। ये देखिए ये वाला सरफेस है, इस सरफेस की अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ दे रखी है और यहाँ से यहाँ तक ये है r। अब अगर इसका कोई आपको सरफेस एरिया निकालने को बोलता है कर्व सरफेस का, तो आप यहाँ से इसको अगर कट करते हो, यहाँ से अगर आपने इसको कट किया और इसको इस तरीके से रख दिया, तो एक तरीके का रेक्टेंगल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी 2 पाई r के बराबर, और ये जो है ये हो गई l के बराबर। अब इसका एरिया अगर आपको निकालना है, दिस एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये एरिया हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 2 पाई r इंटू एल। तो यही एरिया हमने यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट, 2 पाई r इंटू एल। तो ये हो गया नेट फ्लक्स, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो। अब बारी आती है गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ क्या कहता है? एज पर गॉस लॉ, एज पर गॉस थ्योरम, एज पर गॉस स्टेटमेंट, एज पर गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल चार्ज जो है यहाँ पे, जो इसके अंदर हमने मान लिया था Q, लेकिन स्टूडेंट हमारे पास चार्ज दिया नहीं है, तो हमारे पास दिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो हम उसके टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लिखने वाले हैं, सुनिए, अब इसी चार्ज को, दिस इज द चार्ज enclosed by the surface, charge enclosed by the surface। ठीक है, अब हमें पता है as we know लैम्बडा होता है चार्ज अपॉन चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये चार्ज कितनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो चार्ज दिया है ये इतनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ का जो चार्ज है ये ऐसा हो जाएगा। तो आप लिखेंगे Q इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एल। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, नाउ इस केस में Q की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा फाइन नेट इक्वल्स टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? नाउ स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, ये जो है फाइन नेट की वैल्यू आपने निकाली हुई है, यू जस्ट पुट ओवर देयर। तो यहाँ से अब आप क्या करिए, इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए और इक्वेशन 1 को 3 में सब्सटीट्यूट कीजिए। नाउ पुट इक्वेशन 1 इन 3। तो फाइनेट की वैल्यू जो आप निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 के हिसाब से, E इंटू 2 पाई R इंटू एल, तो ये आप लिखेंगे E इंटू 2 पाई R L इक्वल्स टू लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो L और L यहाँ से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और आपको यहाँ पे फील्ड मिलेगी E इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 pi r into epsilon naught। तो this is the field due to at a point due to infinitely large charge thread। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज थ्रेड के कारण इतना होगा। और इसका अगर एक छोटा सा ग्राफ अगर आप देखते हो स्टूडेंट, इसका एक ग्राफ देखते हो, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि लैम्बडा इज कांस्टेंट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट।
तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन R, राइट। तो कैन वी से, देखो यहाँ फील्ड जो है इन्वर्सली, इस पर्टिकुलर केस में फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, जबकि अभी तक जितने भी फॉर्मूलेज हमने देखे थे उस केस में फील्ड जो होती थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती थी, जबकि इस पर्टिकुलर केस में फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अगर हमने इसका एक ग्राफ अगर यहाँ डिस्कस किया तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड कम होती चली जाएगी और इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। तो याद रखिए E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है ये। सो ये इसका ग्राफ है स्टूडेंट। तो जस्ट कॉपी दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेशन याद रखिए बिकॉज ये रिलेशन पे आपको क्वेश्चन काफ़ी सारे मिलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो एक सिलेंडर है और वो भी हॉलो सिलेंडर है और जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है और चार्ज्ड है, उसके ऊपर चार्ज है, उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज्ड है, प्रेजेंट है। तो ऐसे सिलेंडर के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है आज हम लोग गॉस लॉ का यूज़ करते हुए देखेंगे। सबसे पहले जब हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए सिलेंडर आपके आगे है और इस सिलेंडर की सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये सिलेंडर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये नहीं होता स्टूडेंट कि इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब ये आसमान तक इसकी ऊंचाई एक एंड इसका आसमान तक ऊंचा है और एक एंड इसका धरती के नीचे पाताल तक है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। द बेसिक कंसेप्ट इज कि जो पॉइंट लिया जा रहा है वो पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस, वो डिस्टेंस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। गॉट माई पॉइंट। तो ये इस हिसाब से उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये जो सिलेंडर है इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट ऐसी मानी जाती है। तो ऐसे के लिए भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ का यूज़ करते हुए किस तरीके से फील्ड निकाली जाती है ये आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आउटर पॉइंट के लिए। एट अ पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर, एट अ पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर और शेल। इसको सिलेंडर की बात करें, ये देखिए। तो हमने एक पॉइंट कंसीडर करना है तो हमने यहाँ एक पॉइंट कंसीडर किया, दिस पॉइंट इज P और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस वो हमने मान लिया है स्मॉल r इज द डिस्टेंस, ऐसे मान लेते हैं। अब स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है कि भाई गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एक ऐसा सरफेस चाहिए जो एनक्लोज्ड है, जिसे हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये वो सरफेस होता है जो सिमेट्रिक होता है अबाउट द चार्जेस। तो हम इस केस में जो सिमेट्रिक सरफेस बनाने जा रहे हैं वो भी एक तरीके का सिलेंडर ही होगा। तो हम लोग एक सरफेस बनाने जा रहे हैं जिसे हम लोग गॉसियन सरफेस कहेंगे इस तरीके से। ओके, ये पॉइंट जो है उस सरफेस पे लाई कर रहा है। तो ये हमने गॉसियन सरफेस बनाई है जो कि एक सिलेंडर ही होगा, जो कि एक सिलेंडर ही होगा, आप देख सकते हैं। ओके, सो देखिए स्टूडेंट, हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस ही बनाया हुआ है जस्ट लाइक दिस। ओके, ये सिलेंड्रिकल सरफेस हम बना रहे हैं जिसे आप गॉसियन सरफेस कहेंगे। अब स्टूडेंट इस गॉसियन सरफेस जो सिलेंडर बनाया हुआ है इसका लेंथ हम कंसीडर करेंगे L। ओके,
अब यहाँ जो है ये चार्ज जो है इस अंदर वाले सिलेंड्रिकल सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको एक्सप्रेस करती है ये सिग्मा टर्म। और आप सभी को पता है सिग्मा होता क्या है, सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे। अब हम लोग जो बात करेंगे वो फील्ड की बात कर रहे हैं। तो देखिए भाई, ये जो चार्जेस है इस सरफेस पे, इस सिलेंडर की अंदर वाले सिलेंडर की सरफेस पे प्रेजेंट है, और ये चार्ज हमने पॉजिटिव बता के रखा हुआ है। तो इस वजह से जो लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी वो इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलेगी, जस्ट लाइक दिस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। बिकॉज सिलेंडर जो है ये एक सॉलिड सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो चारों तरफ से जो लाइन ऑफ फोर्सेस है वो बाहर निकलेगी, जस्ट लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से यहाँ से भी बाहर आ रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से भी बाहर आ रही होगी, पीछे से भी बाहर जा रही होगी, जस्ट लाइक यहाँ हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं इस तरीके से, पीछे साइड से भी बाहर की ओर निकल रही होगी। यहाँ से आप ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ से आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ निकल रही होगी और यहाँ से भी बाहर आ रही होगी, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि हमें डायग्राम को बनाने में फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो, तो आप 3 डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा इसको समझिए। तो देखिए भाई, हमारा डायग्राम तैयार हो चुका है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ बाहर की ओर आ रही है। अब इस सरफेस की, अब इस सिलेंडर की अगर बात की जाए तो इस सिलेंडर के पास ये जो गॉसियन सरफेस है, एनक्लोज सरफेस, तो इसमें कितनी सरफेसेस है? तो आप कहते हो कि इसमें जो सरफेसेस है वो 3 टाइप की सरफेसेस हमें समझ में आ रही है। कौन कौन सी, ज़रा ध्यान दीजिए। तो एक है ये ऊपर वाली सरफेस, दिस सरफेस आई एम टॉकिंग अबाउट। एक नीचे वाली सरफेस है इस गॉसियन सरफेस की, और एक ये कर्व सरफेस है। तो हम इसके नाम दे देते हैं। ये वाला सरफेस जो है इसको हम ऐसे बना रहे हैं, देखिए ज़रा, इसका एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया हमने। इस छोटे से पोर्शन को हम लोग कह देंगे, एक मिनट में वो लाइन ऑफ फोर्सेस को ज़रा हटा देता हूँ ताकि आपको डायग्राम क्लियर समझ में आए। ओके, हाँ, तो लाइन ऑफ फोर्सेस को हम इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने छोटा सा सरफेस कंसीडर किया हुआ है। यहाँ सरफेस 3 सरफेस माने गए, 1, ये नीचे वाला 2, और ये साइड वाला जो है आपका कर्व सरफेस है, मैं 3rd बोल रहा हूँ। तो ऊपर वाला जो सरफेस है उसमें से एक छोटा सा सरफेस एरिया हमने कंसीडर किया ds, जिसका एरिया वेक्टर जो है वो है dA वेक्टर, ऊपर की ओर लग रहा है। उसी तरीके से नीचे वाली सरफेस में भी एक छोटा सा सरफेस कंसीडर किया है ds, जिसका एरिया वेक्टर नीचे की ओर डाउनवर्ड देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग कहेंगे dA। और यहाँ कर्व सरफेस में भी हमने एक छोटा सा सरफेस कंसीडर किया हुआ है, जस्ट लाइक दिस, जिसका सरफेस एरिया हमने dA कंसीडर किया हुआ है, और ये ds है। अब इस डायग्राम के साथ अगर चले तो अब हम लोग यहाँ लगा देते हैं। अच्छा, ये जो पहली केस हमने ली है, हमारा पॉइंट जो है सिलेंडर के आउटसाइड है, मतलब हम यही कहेंगे स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। दिस इज द फर्स्ट केस, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। तो अब हम लोग लगाएंगे एज पर गॉस लॉ। एज पर गॉस लॉ, गॉस का अगर लॉ आप लगाते हैं तो देखिए क्या होता है। गॉस लॉ क्या कहता है? द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the total charge enclosed by the surface, closed surface। तो क्लोज सरफेस के पास कितना टोटल चार्ज है
वो हमें समझना है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। तो ये टोटल चार्ज कितना है, एनक्लोज सरफेस पहले तो समझ लो, ये वाली एनक्लोज सरफेस है जो हमने बाहर वाला सिलेंडर बनाया हुआ है, वो एक क्लोज सरफेस है। उस सरफेस ने कितना चार्ज होल्ड करके रखा है इसके अंदर, हम मान लेते हैं कि क्यू टोटल वही होगा। अब यहाँ चार्ज दिया नहीं है, मेक इट वेरी वेरी क्लियर, यहाँ पे आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है और यहाँ चार्ज दिया नहीं है। हम यही मान रहे हैं कि जो चार्ज दिया होगा वो चार्ज जो है यहाँ पे जो चार्ज होल्ड किया है इस सरफेस ने, वो हमने माना हुआ है कि क्यू टोटल एज पर गॉस लॉ। यहाँ अगर देखें हम लोग तो गॉस लॉ के हिसाब से हमें गॉस थ्योरम लगाया, गॉस लॉ लगाया, जिससे हमें ये समझ में आया कि नेट फ्लक्स जो होता है वो टोटल चार्जेस एनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबरी का होता है। अब हम लोग यहाँ की बात करेंगे नेट फ्लक्स। अब यहाँ नेट फ्लक्स की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, नेट फ्लक्स की बात करते हैं तो ये पूरा इनक्लोज सरफेस, ये पूरे सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है उसकी बात की जाएगी। पूरा सरफेस मतलब ये बाहर वाला जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है वो हमें यहाँ बात करनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं पहली वाला जो सरफेस है उसका फ्लक्स φ1, दूसरा वाला सरफेस है उसका फ्लक्स φ2 और तीसरा वाला जो सरफेस है उसका फ्लक्स φ3 कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अब φ1 क्या है तो यहाँ देखते हुए चलते हैं, थोड़ा सा डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ये ऊपर वाला सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस है जहाँ फर्स्ट सरफेस माना गया है। यहाँ का फ्लक्स की अगर बात करें तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है और यहाँ का फील्ड वेक्टर जो है वो राइट साइड की तरफ लग रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के साथ परपेंडिकुलर है। अच्छा, यहाँ नीचे वाले सरफेस को भी अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। लेकिन जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कर्व सरफेस की, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ का एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर ये एक दूसरे को पैरेलल है। इसका मतलब है यहाँ एंगल बनेगा 0 डिग्री का। तो आइए जरा समझ लेते हैं φ1 कितना होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट, φ1 इज द फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1। तो सरफेस 1 का, अब ये तो एक छोटे से फ्लक्स को डिस्कस किया जा रहा है ना। यहाँ का dA मतलब dA के कारण छोटे से एरिया में से छोटा सा फ्लक्स, तो ये पूरी सरफेस से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऊपर वाली सरफेस को फ्लक्स निकालने के लिए। तो हम लिखते हैं, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन ऑफ φ1 की बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा EDA cos of 90 is the angle between E and A एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर, प्लस दूसरे फ्लक्स की अगर बात करूँ, नीचे वाला सर्कुलर सरफेस की बात करूँ तो वो भी हमें समझ में आता है EDA cos of 90 डिग्री, ये हमें समझ में आ रहा है। प्लस तीसरा सरफेस अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा EDA जो कि एक कर्व सरफेस है, जिसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पे एंगल बन रहा है 0। तो इस हिसाब से cos 90 हो जाता है 0, तो ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। cos 90 0, ये भी पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है जो नेट फ्लक्स यहाँ समझ में आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस से पास हो रहा है, तो उसी की वजह से यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है नेट फ्लक्स। तो आगे बढ़ते हुए देखिए क्या होगा कि नेट फ्लक्स को हम लोग फिर लिख देते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस हर पॉइंट पे फिक्स्ड है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं। अब बारी आ रही है, अब बारी जो आ रही है वो है एरिया वेक्टर की। एरिया का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एरिया कितना होगा टोटल, छोटे छोटे एरिया मिलाते हुए चलो, छोटे छोटे एरिया, ये कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस की अगर बात करें, इस सिलेंड्रिकल सरफेस को अगर आपने कट कर दिया, जस्ट पे अटेंशन, जो बता रहा हूँ उसकी तरफ जरा ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पे इस तरीके का जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है आपका, देयर इज अ गॉसियन सरफेस, और ये इसका लेंथ L दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्मॉल r दिया हुआ है कि क्लियर, यहाँ पॉइंट लिया है आपने P। अब इस सरफेस का एरिया क्या होगा, अब यहाँ इसके ऊपर आपने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया था ds, थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ ds कंसीडर किया था, dA एरिया वेक्टर dA मान रखा था,
फील्ड वेक्टर भी आपकी ऐसी ही निकल रही है। तो अब सवाल ये है कि ऐसे छोटे छोटे एरिया को आप जोड़ते चले जाएंगे तो पूरा कर्व सरफेस का एरिया आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस एरिया को यहाँ से कट कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए जो बता रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको कट कर देते हैं और इसको फ्लैट कर देते हैं। अब यहाँ से कट करने के बाद इसको फैला देते हैं। तो फैलाने के बाद हमें समझ में आता है कि ये बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर प्लेट या शीट की तरह हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो तो L है, और ये जो पूरा के पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है इसका सरकमफरेंस मान लेते हैं, जो कि हो जाएगा 2 पाई r के बराबर। तो हमने ऐसा लिख लिया है। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका जो इस गॉसियन सरफेस का, अगर कर्व सरफेस का एरिया अगर आप निकालते हो तो क्या मैं बोलूँ इसका एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आ जाएगा 2 पाई r इसका लेंथ है और इसका ब्रेथ L से डिनोट किया है हमने, तो 2 पाई r L। तो यहाँ जो लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे 2 पाई r L। तो यहाँ नेट फ्लक्स निकल आ गया हमारा 2 पाई r L। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। क्लियर। तो फ्लक्स हम निकालने में कामयाब हो गए हैं। अब इसको जो है वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है हमारा गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ की अगर बात की जाए तो नेट फ्लक्स आप निकाल चुके हो। नेट फ्लक्स कितना है, तो आपने लिखा है E2 पाई आर एल इक्वल टू Q टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल ये आता है स्टूडेंट कि Q टोटल कितना ले, जबकि हमें दिया नहीं है। Q टोटल बिल्कुल नहीं है हमारे पास। तो हम ये मानते हैं कि Q टोटल इज़ द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है, जो इस सरफेस ने होल्ड किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक होल्ड किया हुआ है, तो इस चार्ज को आपने QT मान लिया, Q टोटल मान लिया, जो आपको पता नहीं है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जो कि आपका सिग्मा है। सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है स्टूडेंट, चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। हाँ या ना, चार्ज अपॉन क्या होता है, एरिया। तो यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ कि चार्ज हो जाएगा सिग्मा इनटू एरिया। ठीक है। अब सवाल होता है कि यहाँ एरिया कितना लेंगे। अब जरा ध्यान दो, यहाँ ये आपको ये बताना है कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज कौन से सरफेस पे है, बाहर वाले सिलेंडर के या अंदर वाले सरफेस पे है। तो अंदर वाली सरफेस का एरिया लेना है स्टूडेंट आपको। तो ये हो जाएगा सिग्मा इनटू एरिया क्या लेंगे, फिर से वही बात आ जाती है यहाँ से यहाँ तक। ये देखो, अभी ये छोटा सिलेंडर यहाँ ले लिया, अंदर वाला सिलेंडर यहाँ ले लिया इतना, और फिर से वही बात आ रही है सामने। ये लेंथ आपके पास है L, और ये जो है इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R। तो इसको भी हम फिर से कट कर सकते हैं, और इसको कट करके इसे जब आप फ्लैट कर देंगे तो एक तरीके का रेक्टेंगुलर प्लेन शीट देखने को मिलेगी, जिसे आप लिख सकते हो 2, इसका लेंथ देखिए 2 पाई कैपिटल R, और ये है भाई स्मॉल l। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 2 पाई कैपिटल R इंटू L। तो ये आ गया 2 पाई कैपिटल R इंटू L। तो ये आ गया टोटल चार्ज जो होल्ड किया हुआ है उसने। ये वैल्यू अभी हम लोग इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 पाई कैपिटल R इंटू L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको अगर देखा जाए तो हमें समझ में आ रहा है L से L कैंसिल हो जाता है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे आपको मिलता है E इक्वल्स टू R। ठीक है, E इक्वल्स टू R इंटू सिग्मा इज ऑल्सो देयर। ठीक है, इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम स्मॉल r। तो ये है भाई आउटसाइड द सिलेंडर इतनी फील्ड आई हुई है। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a point
outside the charged hollow cylinder। तो ये हमने निकाला है आउटसाइड द हॉलो सिलेंडर। ये है आपकी फील्ड जो हमने बाहर के लिए निकाल रखी है। आप ई सफिक्स ओ लिख सकते हैं, तो ये ई सफिक्स ओ जो है ये फील्ड आउटसाइड के लिए बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आउटर साइड पे इतनी फील्ड आ रही है सिलेंडर के। अब अगर मान लो इसी तरीके से अगर आपसे पूछता है सेकंड व्हेन R इज इक्वल्स टू कैपिटल R, तो जब R कैपिटल R के बराबर होगा तो कैन वी से द पॉइंट विल लाई ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। द पॉइंट विल लाई ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। The point will lie on the surface of cylinder. Then the field at the surface is given by, आइए जरा डायग्राम देख लो इसके लिए। अब ये जो पॉइंट हमने यहाँ लिया था ये पॉइंट बिल्कुल सरफेस पे आ गया, तो क्या मैं बोलूँ उस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी सरफेस पे। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिए जरा। हमने कहा ये जो पॉइंट लिया था आउटसाइड, अगर यही पॉइंट को हमने शिफ्ट करते हुए सरफेस पे लेके आए तो स्मॉल आर की वैल्यू बिल्कुल कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। और अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी तो ई सफिक्स एस दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स स्मॉल आर की वैल्यू लिख देते हैं। कितना लिखेंगे स्मॉल आर की वैल्यू, तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर के बराबर, आर आर गेट्स कैंसल्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है ये है फील्ड एट दी सरफेस, फील्ड एट दी सरफेस। तो फील्ड एट दी सरफेस कितना आ गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड आपको समझ में आ रही है। क्लियर। अब अगर मान लीजिए कि अगर फील्ड इनसाइड द हॉलो सिलेंडर, तो अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना होने के कारण अगर आपने एक गॉसियन सरफेस अंदर बना लिया, अगर आप यहाँ एक गॉसियन सरफेस बना रहे हो अंदर, इसके अंदर अगर आपने एक गॉसियन सरफेस बना लिया, जस्ट देखिए यहाँ ये वाला, अगर यहाँ पे एक आपने गॉसियन सरफेस तैयार कर लिया, ये गॉसियन सरफेस तैयार कर लिया। अब ये गॉसियन सरफेस के अंदर में कितने चार्ज है, अगर ये पॉइंट आपने यहाँ लिया, तो से फॉर एग्जांपल पॉइंट इज हियर, ये जो एक्सिस से आर डिस्टेंस पे है, यहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा, तो भाई अंदर फ्लक्स सिर्फ उसी चार्ज के कारण आता है जो चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर होगा, जो कि ये हॉलो होने के कारण आपने यहाँ जो गॉसियन सरफेस बनाया है, तो इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना होने के कारण यहाँ पे नेट चार्ज इक्वल्स टू 0 है। तो इस केस में अगर आप लिखते हो एज पर गॉस थ्योरम, तो इनसाइड वाले पॉइंट के लिए आप लिख सकते हो स्टूडेंट E inside is equals to, just a moment, E inside equals to 0, आप डायरेक्टली लिख दो as there is no charge, as there is no charge present inside the hollow cylinder. That means as per Gauss law, गॉस लॉ के हिसाब से क्या लिख सकते हो आप, गॉस लॉ के हिसाब से लिखते हो नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो ये जो है ये तो 0 है, ये तो 0 आ गया। नेट फ्लक्स क्या लिखोगे आप,
नेट फ्लक्स के लिए आप इंटीग्रेशन कर लोगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन लोगे, ई लोगे इनसाइड, ठीक है, और इनटू एरिया, ठीक है, और क्या करोगे आप कॉस ऑफ थीटा ले लोगे। अब इस केस में ई को बाहर निकाल लीजिए इनसाइड के लिए, बाकी सारी टर्म उधर जाके ज़ीरो। तो इस तरीके से इनसाइड वाली सरफेस पे आपकी फील्ड आ रही है ज़ीरो। तो फील्ड इनसाइड द hollow cylinder will come to be zero. Make it very very clear. I stands for inside. अच्छा, अब अगर इसका आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए तो देखिए कैसे बनेगा ग्राफ। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे समझ में आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्या हो रहा है, ये फील्ड कैसे निकल आई, क्या हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से ये निकल आ रहा है। अब अगर यहाँ की बात की जाए, एक सरफेस की बात की जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये डिस्टेंस लिया, तो मान लो आर की वैल्यू कैपिटल आर जब होती है तब हमें पता है कि जो फील्ड सामने आती है वो फील्ड हो जाती है ई अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आ रही है सरफेस पे, क्लियर। तो सरफेस पे इतनी फील्ड आपको समझ में आ रही है, ठीक है, सरफेस पे। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है आउटर पॉइंट के लिए अगर मान लिया जाए ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ई आउट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, तो ई आउट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे इसको, थोड़ा सा डायग्राम प्रॉपर बना लेते हैं, ओके। तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए यहाँ ये जो है इस तरीके से आपको रेक्टेंगुलर मिलेगा। तो आप ये लिख सकते हैं इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। अच्छा, यहाँ पे आप बताइए ये वाला जो रीजन है, क्या ना इससे स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इसमें ऐसा होगा। अच्छा, फॉर वॉट इफ़ आई टेक अ पॉइंट इनसाइड द हॉलो सिलेंडर, मतलब आर जो है आपका इज़ लेस देन कैपिटल आर, मतलब ये वाला रीजन हो गया। तो अंदर वाले हर पॉइंट के लिए फील्ड क्या है, तो अंदर वाले हर पॉइंट के लिए फील्ड आपको ज़ीरो मिल रही है। तो फील्ड यहाँ पे जो है वो ज़ीरो मिल रही है, तो यहाँ पे फील्ड ज़ीरो है और इस तरीके से यहाँ पे फील्ड इतनी मिल रही है, एंड देन इट इज़। तो दिस इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर electric field at a point outside or inside or at the surface of the cylinder, hollow cylinder. Make it very clear. यहाँ पे हम लोग जो सिलेंडर की बात कर रहे थे वो एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो का मतलब होता है स्टूडेंट कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसकी सरफेस पे होता है, ना कि उसके वॉल्यूम पे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।